हेलो यूट्यूब, मैं हूं अल्पेश पटेल और आप देख रहे हैं चैनल मोक्ष। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बजट माइनिंग रिग बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि कीमत में सस्ती होगी और अर्निंग में ज़्यादा, जिसकी पूरी प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, प्रैक्टिकली भी और थियरिकली भी, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है माइनिंग रिग कैसे बिल्ड करते हैं वो भी इस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से सीख पाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि YouTube के इतिहास के अंदर आज तक ऐसी माइनिंग रिग बिल्ड करने की वीडियो किसी ने अपलोड नहीं किया। क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग रिग बिल्ड करने की कंप्लीट प्रोसेस हम इस एक वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में पार्ट्स क्या क्या जो उसके अंदर यूज़ होने वाले हैं पार्ट्स, वो उसकी प्राइस प्लस कहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में उन सभी पार्ट्स का इंस्टॉलेशंस, हार्डवेयर इंस्टॉलेशंस और सॉफ्टवेयर दोनों का। उसके बाद माइनिंग डिस्प्ले को हम समझेंगे, माइनिंग पूल और उसके पे आउट को हम समझेंगे। आखिर में हम उसकी अर्निंग का कैलकुलेशन करेंगे और ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हाई ओएस का, क्योंकि हाई ओएस स्पेशली माइनिंग के लिए बनाया हुआ है। कॉइन करेंगे माइन हम इथेरियम क्लासिक का वॉलेट एड्रेस हम लेंगे एक्सचेंज बाइनेंस से। माइनिंग पूल का इस्तेमाल करेंगे हम 2miners.com और माइनर का इस्तेमाल करेंगे हम नैनो माइनर। पार्ट्स और उसकी प्राइस, ये पार्ट्स मैंडेटरी है, यानी कि बेसिक पार्ट है। ये आपके रिग के अंदर होने चाहिए, तब जाके आपकी रिग आप बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले राउटर, या आप इसे लैन इंटरनेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं, या आप इथरनेट केबल के ज़रिए इसके अंदर इंटरनेट दे सकते हैं। बेसिकली हमारे को अपने रिग को इंटरनेट कनेक्शन देना है, तो आप बेस्ट रहेगा कि इथरनेट केबल के थ्रू इसके अंदर इंटरनेट दे। इसका खर्चा 1200 रुपये के आसपास आता है। जो मैंने यहाँ पर इस रिग बिल्ड करने के अंदर इस वीडियो के अंदर जो यूज़ किया हुआ है वो TP-Link का राउटर यूज़ किया हुआ है, जो मुझे 1200 रुपये के अंदर पड़ा था। सेकंड पार्ट है हमारा मदरबोर्ड। मैंने इस वीडियो के अंदर Asus का 110M CS मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ कि ये मदरबोर्ड कितना अच्छा है। और टोटल 3 ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर हम रन कर सकते हैं। 3 ग्राफिक कार्ड की रिग हम इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। ये मुझे पड़ा था 5500 का। जो भी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है सभी के सभी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रोसेसर, या हम इसको CPU बोलते हैं, मैंने यहाँ पर इंटेल का i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर लिया हुआ है, जो कि कंपेटेबल है Asus 110M CS मदरबोर्ड के साथ में, जो मुझे 8000 रुपये में पड़ा था। एक्चुअली ये जो प्रोसेसर है मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा रेट में पड़ा था, आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है। रैम ADATA की DDR4 4GB की रैम है, जो कि 2200 रुपये की आपको ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने भी यहाँ पर ADATA की DDR4 4GB की रैम यूज़ किया हुआ है। पावर सप्लाई जो मैंने यूज़ किया हुआ है 500 वाट का ज़िब्रोनिक का है, मेड इन चाइना है ये, और ये 5000 रुपये के अंदर मुझे पड़ा था। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है। आप 500 वाट का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, आप 750 वाट का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने रिग को एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप 1000 वाट का भी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कंपोनेंट। अभी कुछ नेसेसरी कंपोनेंट देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है रिग बिल्ड करने के लिए। अगर ये कंपोनेंट नहीं होंगे तो आपकी जो रिग है वो रिग ना होकर के सिर्फ एक कंप्यूटर कहलाएगी, और ये जो कंपोनेंट आपने डाल दिए तो आपकी रिग है वो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर हम ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड मेन कंपोनेंट कहलाता है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के बिना हम माइनिंग स्पीड हासिल नहीं कर सकते, जिसको हम हैश रेट बोलते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया हुआ है वो Asus का RX 570 4GB का कार्ड यूज़ किया हुआ है। ये मैंने ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड परचेज़ किया हुआ है, सेकेंड हैंड परचेज़ किया हुआ है, जो मुझे तकरीबन 7000 रुपये के अंदर पड़ा था। आपको मार्केट के अंदर अगर पुराने ग्राफिक कार्ड 5000 रुपये से लेके 15000 के बीच में मिल जाते, अगर नए लेने जाएंगे तो आपको ये 15000 से 50000 रुपये तक भी मिलेंगे। अगर आप 8GB के ग्राफिक कार्ड लेने जाएंगे तो आपको वो 20000 से लेके 2-2.5 लाख तक के भी आपको मिल जाते हैं।
तो जितना ज़्यादा ग्राफिक कार्ड महंगा उतना आपको हैशरेट भी ज़्यादा देता है। लेकिन ग्राफिक कार्ड क्यों महंगे नहीं खरीदने चाहिए ये मैं आपको अलग वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि ग्राफिक कार्ड होता है वो माइनिंग रिग का एक मेन पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। इसकी प्राइस है वो डिपेंड करती है मॉडल नंबर के ऊपर और वी रैम यानी कि वीडियो रैम के ऊपर। 4 GB का ग्राफिक कार्ड होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है और 8 GB का ग्राफिक कार्ड महंगा मिलता है। 4 GB के ग्राफिक कार्ड के अंदर आप कुछ कॉइन माइन कर सकते हैं, 8 GB के ग्राफिक कार्ड के अंदर आप सभी कॉइन माइन कर सकते हैं, उससे आप इथेरियम कॉइन भी माइन कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्लैश ड्राइव या आप इसे पेन ड्राइव भी बोलते हैं, या उसके बजाय आप हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मुझे 800 रुपये में पड़ा था। मैंने यहाँ पर सैनडिस्क का 16 GB का फ्लैश ड्राइव ख़रीदा हुआ है। 16 GB मिनिमम चाहिए, इससे ऊपर होगा तो चल जाएगा। 16 GB का आपको पेन ड्राइव मिनिमम चाहिए। आप चाहे तो हार्ड ड्राइव के अंदर भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप पेन ड्राइव यूज़ कीजिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस थोड़ी जटिल है और इसके लिए कुछ हमारे को दूसरे कंपोनेंट भी खरीदने पड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पेन ड्राइव सबसे सस्ता विकल्प है। तीसरे नंबर में राइजर आता है। राइजर आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, लेकिन PCI एक्सप्रेस स्लॉट सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये आपको 1000 से लेके आपको 1500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और चौथे नंबर में आता है रिग स्टैंड, जो कि वुडन, एल्यूमिनियम या आप PVC पाइप से भी बना सकते हैं, जो कि आपको 500 से लेकर 1000 रुपये के अंदर आपका ये बन जाएगा। मैंने यहाँ पर वुडन का रिग स्टैंड बनाया हुआ है। रिग स्टैंड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कंपोनेंट बिना स्टैंड के लगाते हो तो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिग स्टैंड के अंदर कंपोनेंट अच्छी तरह से आप फिट कर दोगे तो उसमें फॉल्ट बिल्कुल नहीं आएगा या बहुत ही कम आएगा, और आप उसे साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर पाओगे और उसे मैनेज भी अच्छी तरह से कर पाओगे। अभी कुछ हम ऑप्शनल पार्ट देख लेते हैं जो कि रिग के अंदर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट बूट के लिए जब आपको रिग स्टार्ट करनी होती है तब आपको वो ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद से आप इस पार्ट्स को निकाल देते हैं, इस कंपोनेंट को निकाल देते हैं, तब भी चल जाएगा। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये आप रिग जब स्टार्ट करते हो तब रिग को थोड़ा मॉनिटर करने के लिए, उसको माउस और कीबोर्ड के थ्रू थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए आपको ये सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। उसके बाद आप इस कंपोनेंट को हटा दोगे तब भी चल जाएगा। तो जो मॉनिटर होता है वो मैंने सेकंड हैंड परचेस किया हुआ है इसके अंदर, जिसकी प्राइस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 1000 रुपया। कीबोर्ड आपको 200 से 250 रुपये के अंदर मिल जाएगा। माउस भी आपको 200 रुपये के अंदर बाज़ार में अवेलेबल है। तो ये तकरीबन जो भी ऑप्शनल पार्ट्स है वो आपको किसी दोस्त के यहाँ से या तो फिर आप किसी से मांग के भी लाकर भी आपके रिग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको वापस दे सकते हैं। ये रिग के अंदर नहीं भी होगे बाद में तब भी चल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑप्शनल पार्ट के तौर पे लिया हुआ है। अभी टोटल कॉस्ट देख लेते हैं एक रिग बिल्ड करने की। मैंने यहाँ पर 2 तरीके से कॉस्ट दिखाई हुई है। एक, अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड परचेस करते हैं तो मैंने यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है एसएस का RX 570 4GB का कार्ड, जो कि बाज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा 18,000 रुपये के अंदर। अगर आप 18,000 का एक ग्राफिक कार्ड परचेस करते हैं नया, तो आपकी टोटल रिग की बिल्ड करने की कॉस्ट हो जाएगी 39,000 रुपीज़। प्लस अगर आप ऑप्शनल पार्ट भी खरीदते हैं तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलिए। अगर आप किसी से मांग के लाते हैं कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, तो आपका वो खर्चा बच जाएगा, आप इसे वापस भी दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसकी बजाय 3 पुराने ग्राफिक कार्ड, सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड आप परचेस करते हैं एसएस RX 570 4GB के या किसी और कंपनी के भी, तो आपको वो 5000 से लेके 15,000 के बीच में मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 7,000 रुपया लगा के चल रहा हूँ, तो टोटल जो रिग बिल्ड करने की कॉस्ट हो जाएगी आपकी वो 42,700 रुपीज़ हो जाएगी। और प्लस आप अगर ऑप्शनल पार्ट भी खरीदते हो तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 42,700 रुपीज़ ही लगा के चल रहे हैं पूरी वीडियोस के अंदर, क्योंकि ऑप्शनल पार्ट हम किसी से मांग के ला के चला के फिर उसको वापस भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मैनेज हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन खर्च और दूसरे मिसलेनियस खर्च जो आप रिग बिल्ड करते वक्त लगाते हैं वो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ, जो आपके 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं।
तो अराउंड फिगर आप 42 से 45,000 के बीच में आप एक रिग बिल्ड कर सकते हैं। 3 ग्राफिक कार्ड जो कि पुराने ग्राफिक कार्ड वर्किंग हालत में जो ग्राफिक कार्ड होते हैं उसको लगा करके। तो सभी का एक कंक्लूजन निकल के आता है कि मैंने जो दोनों कॉस्ट बताई आपको, एक नए ग्राफिक कार्ड के साथ में और पुराने ग्राफिक कार्ड के साथ में, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप नया ग्राफिक कार्ड परचेस करते हैं एक, तो आपकी 39,000 हो रही है, और अगर 3 पुराने ग्राफिक कार्ड परचेस करके रिग बिल्ड करते हैं तो आपकी 42,000 हो रही है। तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, 40,000 के अराउंड आपकी हो रही है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा कि जितने ग्राफिक कार्ड ज़्यादा उतने आपको हैश पावर ज़्यादा मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग मिलेगी। तो इसलिए मेरी यहाँ पर एक सजेशन है कि आप एक नया ग्राफिक कार्ड खरीदने की बजाय आप अगर वर्किंग हालत में जो पुराना ग्राफिक कार्ड है वो भी आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर जो कैपिटल कॉस्ट है आपकी वो कम आएगी और आपको अर्निंग उसमें ज़्यादा आएगी और आपका जो कैपिटल है वो रिकवर जल्दी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट, जितने भी पार्ट्स कंपोनेंट मैंने यूज़ किए हुए हैं इस रिग बिल्ड करने में इस वीडियो के अंदर, उन सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आप वहां से उसे परचेज़ कर सकते हैं और कंप्लीट माइनिंग प्रोसेस जो रिग बिल्ड करने की है वो पूरी मैंने एक PDF फॉर्म में और एक वेब फॉर्म में भी मैंने दिया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वेब पेज का आप विजिट भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम हार्डवेयर इंस्टॉलेशंस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और CPU फैन का इंस्टॉलेशंस। मदरबोर्ड में सबसे पहले आपने CPU लगाना है, CPU के बाद में फ़ैन लगाना है। फ़ैन को लगाते वक्त आपने ये चारों नोब है उसको घुमा के फिट कर देना है, फ़ैन आपका फिट हो जाएगा। उसके बाद में जो फ़ैन का वायर है, फ़ैन को चलाने के लिए जो वायर है उसको आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि CPU फ़ैन, उसी सॉकेट में आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि CPU फ़ैन, उसी सॉकेट में ये आपका वायर डलेगा। अगर इस दूसरे सॉकेट में आपने CPU का कनेक्शन किया तो एरर शो करेगी, इसलिए जहाँ पर लिखा हुआ है CPU फ़ैन वहाँ पर ही इस CPU फ़ैन का कनेक्शन करना है। अभी हम रैम को फिट करते हैं। हमारी ये रैम है। ध्यान रहे कि ये जो कट है, यहाँ पर ये जो कट दिया हुआ है, ये कट जिस जगह पर फिट हो सकता है उसी डायरेक्शन में आपने फिट करना है। आप जैसे मदरबोर्ड को पकड़ोगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में एक कट दिया हुआ है, इस कट के अंदर ये जो कट है वो फिट होना चाहिए, तब जाके आपका ये रैम है वो फिट हो जाएगी। हम इसे फिट कर लेते हैं। कुछ नहीं, सीधा आपने ऐसे दबाना है और इसे प्रेस कर देना है और इसको लॉक कर देना है। आपकी रैम बिल्कुल फिट हो गई। पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, ये हमारा कोर साइड का 1000 वाट का पावर सप्लाई है, जिसके अंदर हमारे को 3 केबल से मतलब है। वो 3 केबल कौन से हैं? जो नंबर 1 जो सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ी पिन वाला जो केबल है वो हमारा मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ CPU, ये CPU को पावर देने के लिए है। इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस पिन को खोलोगे तो इसमें से 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तरफ 4 पिन और दूसरी तरफ भी 4 पिन। दोनों में से आप कोई भी CPU को पावर सप्लाई देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और केबल की हमारे को ज़रूरत पड़ती है, ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए केबल। एक तरफ ये 8 पिन होती है और दूसरी तरफ ये 6+2 पिन होती है। तो इस एक केबल से हम एक ग्राफिक्स कार्ड रन कर सकते हैं। तो हम इसको भी इस पावर सप्लाई के अंदर लगा देते हैं।
अभी इन 3 केबल का कनेक्शन हमने मदरबोर्ड के अंदर करना है। कहाँ कहाँ पर ये लगेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे चौड़ी पिन है उसके अंदर लगेगा हमारा ये मदरबोर्ड का पावर सप्लाई का केबल। तो हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। दूसरा जो पिन हमने स्प्लिट किया था, 2 भाग में डिवाइड किया था, उसमें से कोई भी एक पिन हमारी सीपीयू को पावर सप्लाई देने की लग जाएगी। इस पूरे मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही 4 पिन का सॉकेट है जिसके अंदर ये पिन फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है, इसके अंदर हम इसको फिट कर देते हैं। टक से आवाज़ आएगी तो मान लेना आपने ये पिन बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गई है। पूरे मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ इतना ही कनेक्शन है। 2 यहाँ पर पावर सप्लाई लगेंगे, एक सीपीयू के लिए और दूसरा मदरबोर्ड के लिए, बस। ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉलेशन। अभी हम अपना ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड के अंदर फिट करेंगे। जानने वाली बात यह है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो SS110MCS, जिसके अंदर हम 3 ग्राफिक कार्ड टोटली फिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये स्लॉट। यहाँ पर 2 PCI एक्सप्रेस के 2 छोटे स्लॉट दिए हुए हैं जिसके अंदर हम एक्सटर्नली ग्राफिक कार्ड फिट कर सकते हैं, और ये आपका मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट PCI एक्सप्रेस का स्लॉट दिया हुआ है जिसके अंदर हम डायरेक्टली अपना ग्राफिक कार्ड फिट कर सकते हैं। तो हम अपने ग्राफिक कार्ड को स्लॉट को मिलाते हुए इसके अंदर फिट करेंगे और एक टक से आवाज़ आएगी तो मान लेना आपका ग्राफिक कार्ड बिल्कुल लॉक हो गया है। यहाँ पर नीचे एक लॉक दिया हुआ है, इसको अप डाउन करके आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड से जो डाटा जाएगा वो सीपीयू के अंदर डायरेक्टली जाएगा, लेकिन इसको एक्सटर्नली भी एक पावर सप्लाई देना जरूरी है, जो हमें पावर सप्लाई यूनिट से आया हुआ इस केबल के जरिए देना पड़ेगा। ये हमारा केबल PCI टाइप 4 केबल है और 6+2 पिन है इसके अंदर। तो 8 की 8 पिनों को हमने मिला देना है, और यहाँ पर जो स्लॉट दिया हुआ है, सॉकेट दिया हुआ है ग्राफिक कार्ड के अंदर, उसके अंदर हमने फिट करना है। ध्यान रहे कि नीचे से आपने हाथ अपना लगा कर रखना है ताकि ग्राफिक कार्ड के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। टक से आवाज़ आएगी, आपका जो पिन है वो ग्राफिक कार्ड के अंदर फिट हो जाएंगी। अभी हमारा ग्राफिक कार्ड का कनेक्शन बिल्कुल हो चुका है। ये तो हमने किया हमारा जो इनबिल्ट स्लॉट है मदरबोर्ड का, जिसके अंदर हमने ग्राफिक कार्ड फिट किया। अभी 2 और एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड हमने फिट करने हैं जो कि हम एक्सटर्नली करेंगे। वो कैसे करना है वो देखते हैं। एक्सटर्नली ग्राफिक कार्ड फिट करने के लिए हमारे को राइजर और राइजर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। राइजर के अंदर हमने इस तरीके से अपना ग्राफिक कार्ड को फिट कर देना है, सेम जैसे हमने इनबिल्ट मदरबोर्ड के अंदर फिट किया था उसी तरीके से फिट हो जाएगा। बस इसमें अंतर यही है कि ये अलग से आपको बाज़ार के अंदर मिलता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में अपने राइजर केबल को हमने इसके अंदर फिट करना है, जो एक USB पोर्ट होता है उसके अंदर हमने फिट कर देना है। और ये दूसरा सिरा जो है वो हमने जहाँ पर PCI एक्सप्रेस का जो छोटा पोर्ट था उसके अंदर हमने इसको फिट कर देना है। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और एक केबल आपने लेना है अपने पावर सप्लाई यूनिट से, और वो भी आपने अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर सप्लाई के लिए फिट कर देना है। राइजर को सप्लाई देने के लिए और एक केबल आपने लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर नीचे आपका लग जाएगा। मैं दूसरा केबल अभी नहीं ले रहा हूँ, इसी केबल से आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें से जो 6 पिन है वो भी आप इसका इस्तेमाल करके नीचे राइजर को आप सप्लाई दे सकते हैं। राइजर को यहाँ सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक सॉकेट दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये 6 पिन लगानी है। ये भी आप लगा सकते हैं 6 पिन। दूसरी आपको एक इसके लिए अलग से भी आती है, वो भी लगा सकते हैं आप। जो आपको फ़ोटो के अंदर दिख रही है सेम वैसी ही आपको यहाँ पर लगा सकते हैं और कनेक्शन दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये मेरा जो 6+2 पिन थी उसमें से 2 पिन को साइड कर देता हूँ और ये 6 पिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यानी ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर कनेक्शन 3 जगह से होगा। एक तो आपका डाटा केबल हो जाएगा जो कि हम USB पोर्ट के जरिए कनेक्शन देते हैं सीधा मदरबोर्ड के अंदर। दूसरा आपका राइजर का कनेक्शन हो जाएगा नीचे जो 6 पिन कनेक्शन है। और तीसरा आपका यहाँ पर 8 पिन का कनेक्शन हो जाएगा जिसको हम डायरेक्टली अपने पावर सप्लाई यूनिट से कनेक्शन देते हैं। यानी कि 3 केबल इसके अंदर लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना ग्राफिक कार्ड
इनबिल्ट पीसीआई पोर्ट के अंदर प्लस एक्सटर्नली भी हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस फॉर फर्स्ट रन। मदरबोर्ड के नीचे की तरफ पूरी सोल्डरिंग किया हुआ होता है जिसके अंदर पूरे खुले कनेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप जिस भी स्टैंड के अंदर फिट करोगे, कहीं भी आप फिट करते हो तो इसके लिए आपने एक पीवीसी की शीट ले लेनी है जो कि इसके नीचे रखनी है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और एक कार्डबोर्ड ले लेना है, उसको भी उसके नीचे रखना है ताकि जब आप स्क्रू फिट करते हो तो आपका मदरबोर्ड बैंड ना हो और टूटे ना। मॉनिटर के अंदर से दो वायर निकलेंगे, एक होगा उसका मॉनिटर को पावर देने के लिए जो कि 3 पिन का सॉकेट होगा जो कि सीधा आपके 220 वोल्ट के पावर सप्लाई के अंदर लग जाएगा, और दूसरा आपका VGA केबल होगा जो कि फिट होगा सीधे आपके मदरबोर्ड के अंदर, इस पोर्ट के अंदर, इस पोर्ट के अंदर ये फिट हो जाएगा। सिंपली आपने इसको यहाँ डालना है और दोनों जो स्क्रू है उसे फिट कर देना है। माउस हमारा USB पोर्ट वाला है तो हमने यहाँ पर सिंपली USB पोर्ट के अंदर फिट कर देना है। कीबोर्ड का केबल हमारा राउंडेड है तो ये इन दोनों पिनों में से सबसे नीचे वाली पिन है उसके अंदर फिट होगा। अभी हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन हो गया है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर TP-Link का राउटर है और जिसके अंदर हमारा ये इथरनेट का केबल लगा हुआ है। इस इथरनेट के केबल के थ्रू हम अपने मदरबोर्ड के अंदर इंटरनेट कनेक्शन देंगे। आपके मदरबोर्ड के अंदर एक पोर्ट होता है जो इथरनेट केबल के लिए होता है, वो पोर्ट यहाँ पर है। इसके अंदर आपने सिंपली यहाँ पर फिट कर देना है। राउटर को सेट करने के लिए मैं अलग से वीडियो के अंदर बताऊंगा। हालांकि फ़िलहाल अभी YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो जो TP-Link के राउटर को सेट करने के लिए है। जनरली हमारे को इसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन देना है जो हम एक इथरनेट केबल के थ्रू देंगे। हमारा मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उससे हम इस राउटर के अंदर वाईफाई के थ्रू कनेक्शन करेंगे और इसके इथरनेट केबल के थ्रू हम कनेक्शन देंगे अपने मदरबोर्ड के अंदर, ताकि हमारा इंटरनेट एक्सेस हम अपने कंप्यूटर के अंदर कर पाएंगे। Installation of all parts on rig stand। हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तीनों चीज़ें हमने फिट कर दी है और पीछे हमने अपना TP-Link का राउटर लगा रखा है जिसमें से हमने अपना एक इथरनेट केबल अपने मदरबोर्ड के अंदर लगा रखा है। यह हमारा पावर सप्लाई है और इसका कनेक्शन हमने अपने बोर्ड के अंदर कर दिया है, और ये जो सॉकेट है वो हमारे मॉनिटर के लिए गया हुआ है। पावर सप्लाई से आए हुए केबल सबसे पहला जो मदरबोर्ड के लिए केबल कनेक्ट कर दिया है, सबसे पहला ये बड़ा केबल जो है वो, और ये हमारा CPU का पावर सप्लाई का केबल है जो हमने 4P कनेक्टर के माध्यम से CPU के पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिया है। ये हमारी रैम फिटेड है और 2 ग्राफिक कार्ड हमने नीचे फिट कर रखे हैं और एक ग्राफिक कार्ड हमने जो मदरबोर्ड के अंदर डायरेक्टली अटैच कर रखा है। जो नीचे के ग्राफिक कार्ड है उसके ये दोनों राइजर केबल हमने मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट कर दिया है, यानी सारा कनेक्शन हमारा ओके है। हमने फ्लैश ड्राइव भी अपने इंस्टॉल कर दी है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, फ्लैशिंग HiOS इमेज इन फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले आपने अपने गूगल में आ जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है HiOS, तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर और इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पर ASIC हब और GPU यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर से आपने GPU का zip फाइल यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल आपकी 1.1 GB की होगी।
जो जीप फाइल हमने डाउनलोड किया है उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और बने हुए फोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर रख देना है ताकि आप इजीली उसे ढूंढ सकें। अभी आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है बेलेना ईचर, जिसके लिए आपने सर्च करना है अपने गूगल में ईचर.डाउनलोड। यहाँ पर आपको कैसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसकी पूरी गाइड दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपने ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर की विंडो आपको इस तरीके की दिखाई देगी, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी। एक होगा फ्लैश फ्रॉम फाइल, दूसरा सिलेक्ट टारगेट और तीसरा फ्लैश। यहाँ पर आपने फ्लैश फ्रॉम फाइल के अंदर जो इमेज आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ पर आपने लेके आना है। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी लेके आ सकते हैं या आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आते हैं हम स्टेप नंबर 2 के अंदर। मैंने पहले बताया था कि आपने इसके लिए 16 GB की पेन ड्राइव खरीदनी है। ये आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी है। बाद में सिलेक्ट टारगेट के अंदर आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है और आखिर में आप इसे फ्लैश कर दीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके अंदर आपकी जो फ्लैश ड्राइव है वो बूटेबल ड्राइव बन जाएगी और उसके अंदर आपका HiveOS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। HiveOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशली माइनिंग के लिए बना हुआ है, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर को चलाएगा, माइनिंग करेगा। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक वर्जन है और बहुत ही एडवांस है। चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अभी हमारी फ्लैश ड्राइव बूटेबल फ्लैश ड्राइव बन गई है और उसके अंदर HiveOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। वर्कर रजिस्ट्रेशन ऑन HiveOS। सबसे पहले आपने HiveOS.farm के अंदर आकर के अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपनी आईडी बना लेनी है और बाद में उसे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करने का बोला जाएगा। आप इसे कर भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई विल डू इट लेटर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वर्कर बनाना है जो कि माइनिंग पूल के लिए काम करेगा। मैं यहाँ अपने फार्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास कोई भी वर्कर नहीं है, इसलिए हम ऐड वन करेंगे, एक वर्कर बनाएंगे। आपके पास अगर जीपीयू है तो आप इस स्विच को जीपीयू की तरफ रखें और अगर आप एसिक माइनिंग कर रहे हैं तो एसिक की तरफ रखें। हमारे केस में हमारे पास यहाँ पर जीपीयू है, हम यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इस स्विच को जीपीयू की तरफ रखेंगे। वर्कर का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ बेटा 1 2 3 4, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टेस्ट स्ट्रिंग बिल्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना एक सिंपल रखूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर ये एरो का निशान है उसे क्लिक करके एक रैंडम पासवर्ड भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो टैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टैग्स बेसिकली वो होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा फार्म, एक से ज़्यादा अगर रिग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कौन सी रिग किस कलर की है उसे पहचानने के लिए यहाँ पर कलर कोडिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ बस सब कुछ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और ऐड वर्कर कर रहा हूँ। तो मेरा वर्कर जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पर जो हमारे को एक फार्म हैश मिला हुआ है, यहाँ पर 2 तरीके हैं आपको अपनी फ्लैश ड्राइव के अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐड करने का। एक तो आप फार्म हैश के जरिए अपनी रिग की पहचान दे सकते हैं और दूसरा आप अपनी रिग आईडी और पासवर्ड के जरिए भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो यहाँ पर नीचे दी गई है, डाउनलोड rig.config फॉर दिस वर्कर। भाई HiveOS के अंदर इतने सारे लोग अगर माइनिंग कर रहे हैं तो कैसे पहचानेगा वो कि भाई ये कौन बंदा माइनिंग कर रहा है। तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम फार्म हैश बोलते हैं। इसके जरिए HiveOS आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये इस नाम से माइनिंग कर रहा है। आने वाले वीडियो के अंदर हम फार्म हैश के जरिए
कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी फ्लैश ड्राइव के अंदर वो दिखाएंगे। पहले हम यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका अपनाते हैं, सीधा सीधा ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जिसके अंदर आपने HiveOS इंस्टॉल किया है उसके अंदर पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके के आपको वो सारी फाइलें नज़र आएगी। इसके अंदर आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी आप अपनी फ्लैश ड्राइव को निकाल दीजिए। आपकी जो फ्लैश ड्राइव है अभी माइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इन सारे प्रोसेस के अंदर आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपने अपने रिग आईडी और रिग का पासवर्ड दोनों लिख लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको ये काम आने वाला है। वॉलेट एंड वर्कर सेटअप। माइनिंग के अंदर वॉलेट एड्रेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पे आउट है वो आपके वॉलेट एड्रेस के ऊपर आता है। हम यहाँ पर इथेरियम क्लासिक माइन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज का या किसी भी वॉलेट का जो कि इथेरियम क्लासिक का हो उसका वॉलेट एड्रेस लेकर के यहाँ पर उसे माइनिंग के लिए सेट करेंगे। हम यहाँ पर बाइनेंस का इथेरियम क्लासिक का वॉलेट एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और एक्सचेंज का भी वॉलेट एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलेट एड्रेस कैसे बनाना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देख के पता लग जाएगा। यहाँ पर मैं वॉलेट एड्रेस को HiveOS के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे सेट करना है वो बताता हूँ। HiveOS के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने वॉलेट सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बोला गया है कि कॉइन हम माइन कर रहे हैं इथेरियम क्लासिक, तो इसे ढूंढ लेना है। यहाँ पर देखिए ETC लिखा हुआ है, इसे हमने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो मैं वॉलेट एड्रेस कॉपी करके रखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर उसका नाम दे दूंगा। मैं यहाँ पर नाम दूंगा बाइनेंस, और आप चाहे तो इसका सोर्स किसका वॉलेट एड्रेस है, किस एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कितने इथेरियम क्लासिक अभी जमा हुए हैं वो अकाउंट बैलेंस आपने फेच करना है, तो यहाँ पर इस स्विच को आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर वो भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इसे भी ऑफ रखता हूँ और क्रिएट वॉलेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा वॉलेट एड्रेस माइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ओवरक्लॉकिंग। माइनिंग में अगला स्टेप ओवरक्लॉकिंग का है। अगर आप बिना ओवरक्लॉकिंग किए अपने रिग को ऑन करते हैं तो जो रिग है अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रन करेगी और तो आपकी रिग क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपका होता है ओवरक्लॉकिंग का। इसके लिए आपने ओवरक्लॉकिंग के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने अपना फार्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपने फार्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओवरक्लॉकिंग के ऊपर जाऊँगा। क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसे किसी भी ओवरक्लॉकिंग टेम्पलेट का यहाँ पर नाम दे दूँगा। मैं यहाँ पर A1 नाम देता हूँ, सेव करता हूँ और हमारे पास में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी है। इसे हम यहाँ पर एडिट करेंगे। हमारे यहाँ पर AMD है, इसलिए हम स्विच को AMD की तरफ करेंगे। ओवरक्लॉकिंग की जितनी भी आइडियल सेटिंग है वो सारी आपको AMD की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी या आप इसे इंटरनेट के ऊपर भी ब्राउज कर सकते हैं। मैंने अपने रिग के लिए कुछ आइडियल सेटिंग कर रखी है, जो कि मैं यहाँ पर कोर क्लॉक का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर 1100 कोर स्टेट के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 रखूँगा। कोर वोल्टेज के अंदर यहाँ पर मैं 950 रखूँगा। मेमोरी कंट्रोलर वोल्टेज यहाँ पर मैं ब्लैंक रखूँगा। मेमोरी क्लॉक यहाँ पर 1950 रखूँगा। मेम स्टेट भी ब्लैंक, मेमोरी वोल्टेज भी ब्लैंक। फैन स्पीड यहाँ पर 95 करूँगा। पावर लिमिट यहाँ पर करूँगा मैं 100 और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ब्लैंक रखूँगा, क्योंकि इन सब की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करूँगा। अभी हम अपने रिग को स्टार्ट करेंगे तो इस ओवरक्लॉकिंग सेटिंग के ऊपर ही अपनी रिग स्टार्ट होगी। सेटिंग अप फ्लाइट शीट। फ्लाइट शीट सभी कॉन्फ़िगरेशन का एक पैकेज है जिसको कि आप HiveOS को कंफर्मेशन के तौर पे देते हैं। फ्लाइट शीट सेट करने के लिए आपने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के अंदर फ्लाइट शीट के ऊपर जाना है।
यहाँ पर ऐड न्यू फ्लाइट शीट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपने अपना कॉइन सिलेक्ट करना है। हम कर रहे हैं माइनिंग इथेरियम क्लासिक का, हम यहाँ पर इथेरियम क्लासिक सिलेक्ट करेंगे। वॉलेट सिलेक्ट करना है बाइनेंस ETC जो हमने बनाया था। मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर पूल का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 माइनर का, तो मैं यहाँ पर 2 माइनर का पूल का सेटिंग करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 माइनर क्लिक करूँगा। 2 माइनर्स की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें कौन से जोन से है ये मांगा गया है, तो हम यहाँ पर एशिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। माइनर हमारा यहाँ पर नैनो माइनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नैनो माइनर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी ड्यूल कोड माइनिंग नहीं कर रहे, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम ब्लैंक छोड़ेंगे और फ्लाइट शीट का एक नाम दे देंगे। फ्लाइट शीट का नाम हम बेटा दे देते हैं और क्रिएट फ्लाइट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारी फ्लाइट शीट अभी माइनिंग के लिए रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन का एक पैकेज बना लिया है। आप चाहे तो इस 3 डॉट्स के ऊपर जाके इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसे डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं। फ्लाइट शीट बनने के बाद में आपने वर्कर के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी फ्लाइट शीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और रॉकेट के एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी फ्लाइट शीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पर फ्लाइट शीट को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अभी आपकी इस फ्लाइट शीट के ऊपर आपका पूरा माइनिंग कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लैश ड्राइव। जो फ्लैश ड्राइव हमने, जो पेन ड्राइव हमने बूटेबल बनाई थी, जिसके अंदर HiveOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है, उस पेन ड्राइव को आपने रिग स्टार्ट होने से पहले इस USB पोर्ट के अंदर आपने लगा देना है। ध्यान रहे कि आप इसको 3.0 के USB पोर्ट के अंदर लगाएं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट बूटिंग ऑफ रिग। हमारा इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल ऑन है और हम अभी अपनी रिग का फर्स्ट बूट कर रहे हैं, यानी कि पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्विच ऑन करता हूं। जब आप पहली बार रिग को स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी। तब आपने एक पैनल का यहाँ पर जो पिन दी हुई है उसको आपने 2 पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा। साइड में जो फ़ोटो है उसमें आपको दिख रहा है, इन दोनों पिनों को आपने शॉर्ट करना है। किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आपने इसको शॉर्ट कर देना है, तो आपका रिग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस रिग के अंदर मैंने बायोस की सेटिंग किया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है और आती है तो रिग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो हमारी रिग अभी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे ग्राफिक कार्ड, 2 नीचे वाले ग्राफिक कार्ड और ये तीसरा ग्राफिक कार्ड अभी रन कर रहा है। बिजली जाने के बाद जब बिजली वापस आती है तब आपकी माइनिंग रिग ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए मदरबोर्ड की बायोस सेटिंग्स करनी ज़रूरी है। बायोस सेटिंग्स को मैं यहाँ पर 5 स्टेप के अंदर आपको बताऊँगा। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने अपनी रिग को स्टार्ट कर लेना है और कंटिन्यू डिलीट बटन को दबाते रहना है। उसके बाद ये बायोस ऑन हो जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपने एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और वहाँ पर आपने पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन ढूंढना है। पावर मैनेजमेंट के ऑप्शन के अंदर AC पावर लॉस को क्लिक करना है और वहाँ पर आपने उसे ऑन कर लेना है। सभी सेटिंग को सेव कर लेना है और एग्जिट हो जाना है और रिग को स्टार्ट करना है। रिग आपकी बिना F पैनल की पिन को शॉर्ट किए स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान में देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सभी मदरबोर्ड के अंदर ये सेटिंग्स अलग अलग होती है। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ऑप्शन वही होते हैं। ओवरव्यू HiveOS डैशबोर्ड। HiveOS.farm के अंदर आपने लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये मेरी आईडी एक टेस्ट आईडी है और ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पर अपने फार्म का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर वर्कर 1 है, GPU मेरे 3 है, रिग 1 है। पावर कंजप्शन अभी 308 वॉट हो रहा है और मुझे जो हैश पावर मिल रहा है वो 83.18 मेगा हैश पर सेकंड मिल रहा है।
हम अभी इसके अंदर इथेरियम क्लासिक माइन कर रहे हैं, जहाँ पर मुझे फार्म्स, वॉलेट, फ्लाइट शीट, ओवरक्लॉकिंग, टेम्पलेट, नोटिफिकेशन, योर फंड्स, रेफरल और अकाउंट, ये सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। हम अपने फार्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो भी ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर लगे हुए हैं उसका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो 3 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तीनों स्क्वायर अगर ग्रीन में है यानी कि आपके तीनों ग्राफिक्स कार्ड सही चल रहे हैं और सही टेम्परेचर पे है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा हम इथेरियम क्लासिक माइन कर रहे हैं। बाइनेंस का इथेरियम क्लासिक का हमने वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है और हमारा जो पूल है वो 2miner.com है। तीनों ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर टेम्परेचर और फैन की स्पीड नज़र आ रही है। ये ऊपर वाला टेम्परेचर नज़र आ रहा है, बीच में जो रेड है वो फैन की स्पीड है और नीचे हर एक कार्ड का यहाँ पर हैश रेट दिखाई दे रहा है। नीचे सभी ग्राफिक कार्ड के यहाँ पर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ हमने ओवरक्लॉकिंग किया हुआ है जिसके अंदर फैन की स्पीड हमने 95% किया हुआ है, कोर 1100 किया हुआ है, VDD 950 किया हुआ है और मैम क्लॉक यहाँ पर 1950 किया हुआ है। यहाँ पर ये जो निशान है इसके जरिए आप हर एक कार्ड की इंडिविजुअल ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप सभी कार्ड की एक साथ ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। माइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे को सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर HiveOS के बारे में हम A to Z डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, जिसके अंदर आपको विस्तृत माहिती मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ माइनिंग रिग। अभी हमने अपने रिग स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ HiveOS की इंफॉर्मेशन आएगी। रिग जब स्टार्ट होती है तो इस तरीके से आपका लिख के आता है जिसमें हाइव लिख के आता है और उसके नीचे फिर नेटवर्क की वो सर्चिंग करता है, वेटिंग फॉर नेटवर्क, कुछ पूल रिजॉल्व करता है, कुछ सर्विसेज वो स्टार्ट करता है, जो भी डाउनलोड होगा बैलेंस वो डाउनलोड करता है। अगर माइनर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो माइनर को रीसेट करेगा वो, अगर डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड भी करेगा। HiveOS ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली करता है। फर्स्ट बूट के अंदर आपसे अपनी रिग आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। वो एंटर करने के बाद आपकी रिग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे 3 कार्ड डिटेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे तीनों कार्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, GPU 0, GPU 1 और GPU 2। और नीचे हमारे लॉग्स आ रहे हैं जिसके अंदर हम इथेरियम क्लासिक माइन कर रहे हैं। हमारे ग्राफिक कार्ड की क्या स्पीड है, क्या फ़ैन की स्पीड है, कितने हैश रेट वो दे रहा है, कितने शेयर उसने एक्सेप्ट किए हैं, कितने शेयर रिजेक्ट किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन के अंदर शो कर रहा है जिसमें इथास का जो एल्गोरिदम है हमारे माइनिंग रिग के साथ में कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं नीचे जुलाई 4, 2021 के ये टाइमिंग के ऊपर इथेरियम क्लासिक का एक शेयर फाउंड हुआ है और वो शेयर किसने फाउंड किया है, GPU 0 ने फाउंड किया हुआ है और उसका यहाँ पर ID नंबर लिखा हुआ है और वो शेयर तुरंत ही यहाँ पर एक्सेप्ट भी हो चुका है। अगर ये शेयर एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर शेयर रिजेक्ट के अंदर 1 लिख के आ जाता है। तो इस तरीके से ये शेयर फाउंड होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं और हमारे को रिवॉर्ड के तौर के ऊपर क्रिप्टो करेंसी हमारे वॉलेट एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है जब हमारा पे आउट लिमिट पूरा हो जाता है तब। ऊपर की तरफ हमारे तीनों GPU 0, GPU 1 और GPU 2 तीनों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितना टेम्परेचर शो कर रहा है, कितने परसेंटेज हमारा फ़ैन रन कर रहा है और कितने वो वॉट यानी कि कितनी बिजली का कंजप्शन वो कर रहा है। इस तरीके से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अपने माइनिंग डिस्प्ले के ऊपर मिल जाती है। ओवरव्यू ऑफ माइनिंग पूल एंड पे आउट। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर जो पूल होता है वो एक बॉस होता है और हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हम माइनिंग कर रहे हैं वो एक वर्कर के तौर पे काम करते हैं। तो बॉस जो भी काम हमारे को देता है हमारे कंप्यूटर वो काम करते हैं और जिसके बदले में बॉस हमें रिवॉर्ड देता है या सैलरी देता है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी फॉर्म के अंदर होती है। हमारे केस के अंदर यहाँ पर 2miner.com हमारा बॉस है, वो एक माइनिंग पूल है।
वो हमें काम देता है कि आप ये पजल सॉल्व कीजिए। हमने यहाँ पर इथेरियम क्लासिक का माइनिंग शुरू किया है, तो हमारे को इथेरियम क्लासिक के बारे में कुछ पजल्स दी जाएगी ब्लॉक के रूप में, उसको हमारा कंप्यूटर सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद में हमें ये माइनिंग पूल रिवॉर्ड देगा जो कि हमारे को इथेरियम क्लासिक के अंदर मिलेगा। मिनिमम विड्रॉल लिमिट पूरी होने के बाद में हमारे इकट्ठा हुए रिवॉर्ड सारे हमारे इथेरियम क्लासिक के वॉलेट एड्रेस के ऊपर भेज दिए जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमारे रिग का परफॉर्मेंस और हमारे रिग ने कितने रिवॉर्ड इकट्ठा किए हैं, हमें कितना सैलरी मिला है, ये जानने के लिए हम अपने वॉलेट एड्रेस को यहाँ पर एंटर करेंगे। 2miner.com के अंदर बहुत सारे कॉइन की माइनिंग होती है, तो हमें अपने कॉइन जो हम जिस कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं उस कॉइन के सेक्शन में जाना होगा। तो हमें यहाँ पर गूगल में टाइप करना होगा इथेरियम क्लासिक 2miner.com। तो यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक आपको मिलेगी इसे हमने ओपन कर लेना है। 2miner.com का ये इथेरियम क्लासिक का सेक्शन है। टोटल कितने रिवॉर्ड हमारे को मिले हैं, कितना हमने इथेरियम क्लासिक माइन किया है, ये हम यहाँ पर अपने वॉलेट एड्रेस को एंटर करने के बाद जान सकते हैं। तो मैं अपने वॉलेट एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो हमारे वॉलेट एड्रेस की हमारे को कुछ इस तरीके की स्टेटिस्टिक दिखाई देगी, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा अनपेड बैलेंस जो कि हमने इतना अभी माइन किया हुआ है दिखाई दे रहा है, जिसमें ये ऑरेंज लाइन जब पूरी हो जाती है तब हमारे जो इथेरियम क्लासिक है वो हमारे एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। करंट हैश रेट अभी हमारे रिग का 87.26 है और एवरेज हैश रेट हमारे रिग का 95.14 मेगा हैश पर सेकंड है। फिलहाल हमारा एक वर्कर, एक कंप्यूटर हमारा ऑनलाइन है। टोटल हमने 0.202751 इथेरियम क्लासिक अब तक माइन कर चुके हैं, जो कि हमारे वॉलेट एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इस आई बटन को क्लिक करने के बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका मिनिमम अमाउंट 0.1 इथेरियम क्लासिक होता है। उसके बाद हर 2 घंटे के अंदर ये पे आउट आपका ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। तो आपके माइनिंग पूल के अंदर जानने के लिए बस इतना ही है। ज़्यादा जानकारी आपको माइनिंग पूल की विजिट करने से मिल जाएगी। अर्निंग कैलकुलेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। अगर हम मान के चले कि हम 3 पुराने ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करके एक रिग बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हमने वीडियो में देखा, और माइनिंग कर रहे हैं हम इथेरियम क्लासिक की, तो हमारा पर डे जो माइनिंग होगी वो 0.09 इथेरियम क्लासिक होगी। 0.09 इंटू 30 डेज़ का हम एवरेज लगाए तो 2.7 इथेरियम क्लासिक माइन होगा पर मंथ। करंट रेट अभी इथेरियम क्लासिक का चल रहा है $50, जो कि अगर $50 के आसपास भी अगर रेट मिल जाता है आपको इथेरियम क्लासिक का, तो 2.7 इंटू 50 यानी कि $135 आपको पर मंथ अर्निंग होगी। अगर हम इसे ₹75 $1 का रेट देखें तो आपका पूरा पैसा बनता है ₹10,125 पर मंथ। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका 100 वाट का एक कार्ड का होता है, यानी कि 3 कार्ड लगा रखे तो 300 वाट पर और आपका हो जाएगा। 300 वाट इंटू 24 आवर्स इंटू 30 डेज़ तो 216 किलो वाट और यानी कि 216 यूनिट आपका बिजली का कंजप्शन होगा एक महीने का। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी रेट देखें ₹6, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन हम ₹6 एवरेज मान के चले तो 216 इंटू 6 यानी कि ₹1296 आपका टोटल खर्चा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का बिल का। और इंटरनेट का रिचार्ज का आपका खर्चा होगा ₹150 पर मंथ का। यानी कि ये सभी खर्चे और आपकी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल प्रॉफिट आपका बनता है वो 10,125 माइनस 1450 यानी कि ₹8,675 आपका टोटल प्रॉफिट बनता है। अगर इथेरियम क्लासिक का रेट उसकी प्राइस कांस्टेंट रहती है तो चेंज नहीं होती है। तो टोटल कॉस्ट हमारी एक रिग बिल्ड करने की लगी है ₹42,700। और अगर आप कुछ महीने बाद अपने रिग को बेच देते हैं सेकंड हैंड में तो आधी कीमत आएगी, यानी कि ₹20,000 आपका आएगा। तो डिप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं तो आपका जो भी कैपिटल आपने लगाया है वो आपका 2 से 3 महीनों के अंदर रिकवर हो जाता है और 2-3 महीने बाद आप अपने रिग से प्रॉफिट ले सकते हैं।
नोटेबल पॉइंट्स एंड ट्रबल शूटिंग। क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, इसलिए आप अगर माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करें ताकि एनर्जी भी सेव होगी और देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। ट्रबल शूटिंग, जब हम अपनी माइनिंग रिग स्टार्ट करते हैं तो छोटे मोटे फॉल्ट तो आते रहते हैं। यहाँ पर थोड़े से जनरल फॉल्ट मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब आपका CPU का फ़ैन नहीं घूम रहा है तो आपने क्या करना है, आपने अपना फ़ैन का कनेक्शन चेक करना है, उसका सॉकेट चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉकेट गलत जगह पर भी लगाया हो सकता है या तो फिर सॉकेट जल भी सकता है। GPU का फ़ैन अगर स्पिन नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है, तो आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट को चेक कीजिए, वो थोड़ा सा ढीला हो सकता है, उसे टाइट कीजिए और दोबारा रिग को रिस्टार्ट कीजिए। अगर टेम्परेचर 511 डिग्री अनरियल आता है तो सबसे पहले आपने अपने राइजर को चेक करना है, क्योंकि राइजर लूज हो सकता है या तो फिर जला हो सकता है। नो फ्लाइट शीट का अगर एरर आता है तो आपने अपनी फ्लाइट शीट क्रिएट करनी है और अप्लाई करनी है। नो माइनिंग टारगेट अगर लिख के आता है तो आपने अपने वॉलेट एड्रेस को अपनी फ्लाइट शीट के अंदर सेट करना है, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं वॉलेट एड्रेस सेट करना है। नो माइनिंग टारगेट का एरर आता है। कभी कभी अपनी माइनिंग डिस्प्ले पूरे ग्रीन कंटेंट से भर जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है या तो फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है। हाई OS के डैशबोर्ड के अंदर नो वाईफाई कनेक्शन का सिंबल आ जाए, इसका मतलब कि आपका इंटरनेट अभी चालू नहीं है या तो फिर आपका इंटरनेट का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो आप रिचार्ज कर लीजिए या तो फिर अपने इंटरनेट को चेक कीजिए कि आपका इंटरनेट क्यों नहीं है। तो ये सारे छोटे छोटे जो फॉल्ट अपनी रिग के अंदर आते रहते हैं, तो इसको हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम इन सारे ट्रबल शूटिंग को डिटेल्स में देखेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस एक बजट माइनिंग रिग बिल्ड करने की। अगर आप भी एक रिग बिल्ड करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।